व्हाट इज़ नॉलेज? तो अब हम बात करेंगे डंकन पिचर्ड की, जिन्होंने कहा है नॉलेज के बारे में। बेसिकली इसमें हम देखेंगे नॉलेज, ट्रूथ एंड बिलीफ। नॉलेज वर्सेस मियर ट्रू बिलीफ, कि नॉलेज में कैसे ट्रूथ आता है, बिलीफ आता है, कि बिलीफ आता है, बिलीफ से ट्रूथ बनता है, और वो होती है नॉलेज। अब ट्रू बिलीफ और नॉलेज के बीच में क्या डिफरेंस है? नॉलेज का क्लासिकल अकाउंट क्या है? गेट योर प्रॉब्लम एंड रिस्पॉन्स टू द गेट योर प्रॉब्लम। Knowledge, truth, and belief. Think of all the things that you know, or at least think you know right now. You know, for example, that the earth is round and that Paris is the capital of France. You know that you can speak English and that 2 plus 2 is equal to 4. तो आप सभी चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको पता है या आपको लगता है कि आप उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ राउंड है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ओके, हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। हम जानते हैं कि सभी बैचलर्स जो है वो अनमैरिड मैन होते हैं, कि जो भी बैचलर्स होते हैं मतलब वो उनकी शादी नहीं होती, वो अनमैरिड मैन होते हैं। दैट इट इज़ रॉन्ग टू हर्ट पीपल जस्ट फॉर फन। जो गॉड फादर 2 है बहुत अच्छी फिल्म है, मून जो है वो चीज़ की नहीं बनी, एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता है, लेकिन इन सभी केसेस ऑफ नॉलेज, ये जो भी चीज़ें हमें पता है, इनके बीच में कॉमन चीज़ क्या है? अगर हम सभी एग्जाम्पल्स के बारे में पूछें जिनमें जोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, एस्थेटिकल, एथिकल, साइंटिफिक नॉलेज आती है, तो क्या है? मतलब हमने देखा कि ये नॉलेज बहुत अलग अलग टाइप की। एक जोग्राफी के बारे में कि पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है, या फिर एस्थेटिकल नॉलेज हो गई कि गॉड फादर 2 बहुत अच्छी फिल्म है, या फिर साइंटिफिकल मैथमेटिकल हो गई 2 + 2 इक्वल टू 4। तो ये सब अलग अलग टाइप की नॉलेज है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? ये मतलब इनमें क्या कॉमन है? सॉरी, इसमें कॉमन ये है कि द टाइप ऑफ नॉलेज इन क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोपोजिशनल नॉलेज, इन दैट इट इज़ नॉलेज ऑफ अ प्रोपोजिशन। इसको कहा जाता है, इन सभी नॉलेज को कहा जाता है प्रोपोजिशन नॉलेज। प्रोपोजिशन हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि कोई ना कोई चीज़ असर्ट करता है। वो असर्शन सही भी हो सकता है, वो असर्शन गलत भी हो सकता है। जो वो बात कहने की कोशिश कर रहा है वो बात ट्रू हो सकती है, वो बात फॉल्स हो सकती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। एक प्रोपोजिशन इज व्हाट इज असर्टेड बाय अ सेंटेंस विच दैट इज समथिंग इज द केस। जैसे कि अर्थ इज फ्लैट, बैचलर्स आर अनमैरिड मैन, 2 + 2 इक्वल टू 4। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है जो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। प्रोपोजिशनल नॉलेज के बारे में हम पढ़ेंगे। वी शुड ऑल्सो रिकग्नाइज फ्रॉम द आउटसाइड इट इज़ नॉट द ओनली सॉर्ट ऑफ नॉलेज जो हमें पता है। तो प्रोपोजिशनल नॉलेज के अलावा हमें पता है, लेकिन अभी हम प्रोपोजिशनल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोपोजिशनल के अलावा हमारे पास एबिलिटी नॉलेज होती है। एबिलिटी यानी हम जो चीज़ करना जानते हैं, जैसे कि स्विमिंग करना आता है, ठीक है? तो अब स्विमिंग करना ये एक सेट ऑफ प्रोपोजिशन, एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस नहीं है, बस हमें आता है। हमें ड्राइविंग करना आता है, हमें साइक्लिंग करना आता है, ये एक्टिविटीज़ है। तो दिस इज कॉल्ड एबिलिटी नॉलेज, यानी कि वी पोजेस द एबिलिटी टू डू समथिंग। तो हमें कोई सेट ऑफ प्रोपोजिशंस नहीं पता है कि हम कैसे स्विम करें। ओके, वो हमारी एक एबिलिटी नॉलेज है जो हमें करना आता है। आई एम नॉट ऑल टुगेदर श्योर दैट आई कुड टेल यू हाउ टू स्विम, बट आई डू नो हाउ टू स्विम नॉनदलेस, एंड आई कैन प्रूव इट बाय मैनिफेस्टिंग दिस एबिलिटी। तो हम ये नहीं बता सकते कि हमें स्विमिंग करना कैसे आता है। हम करके दिखा सकते हैं कि वी नो हाउ टू स्विम, बट कैसे करना आता है दिस वी डोंट नो। एबिलिटी नॉलेज जो है एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉलेज है। हमें ऑफ कोर्स हमें बहुत सारी नो हाउ चीज़ें पता होनी चाहिए, राइड बाइसिकल, ड्राइव अ कार, कंप्यूटर चलाना। तो हाउएवर दैट while only relatively sophisticated creatures like human possesses propositional knowledge, ability knowledge is far more common। तो हमारा फोकस प्रोपोजिशनल नॉलेज पे इसलिए होगा क्योंकि प्रोपोजिशनल नॉलेज इज़ नॉट अ कॉमन थिंग। प्रोपोजिशनल नॉलेज ह्यूमंस के पास होती है, जबकि एबिलिटी नॉलेज जो होती है वो बहुत कॉमन है एनिमल्स के पास भी। एनिमल्स नो हाउ टू हंट, दे नो हाउ टू जंप, दे नो हाउ टू ईट, ये सब एबिलिटी नॉलेज के अंदर आती है। And an ant might possibly be said to know how to navigate its terrain, but we don't want to say that ant has prepositional knowledge। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार टाइगर को पता है कि चांद है, चांद में क्रेटर्स है, ये प्रोपोजिशनल नॉलेज है। लेकिन टाइगर को पता है कि हाउ टू जंप, या फिर अपने शिकार को कैसे पकड़ना है। तो एबिलिटी नॉलेज जो है वो दी एबिलिटी नॉलेज इज एक्सपैंड टू मैनी स्पीशीज, whereas propositional knowledge is something which is unique to the humans। Intuitively not, and doesn't know this is what is being talked about. This marks out the importance of propositional knowledge over other types of knowledge, which is that such knowledge supposes the relatively sophisticated intellectual abilities by possessed by mature humans। तो यहाँ पे वो ब्रैकेट में मेच्योर भी दे रही है कि प्रोपोजिशनल नॉलेज एक यूनिक नॉलेज है जो हर स्पीशीज़ के पास नहीं होती है, और ये ह्यूमन की मेच्योर ह्यूमंस की एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में बताते हैं कि मेच्योर ह्यूमंस के पास एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है जिस वजह से वो ये प्रोपोजिशनल नॉलेज को पोजेस कर पा रहे हैं। तो जब हम
नॉलेज की बात करेंगे, आगे हम जो भी डिस्कशन करेंगे, हम बात कर रहे हैं प्रोपोजिशनल नॉलेज की। Two things जो हर every epistemologist agrees on are that a prerequisite for possessing knowledge is that one has a belief and that belief must be true. तो नॉलेज होने के दो प्री रेक्विजिट्स है जो हर एपिस्टोमोलॉजी बोलता है। एपिस्टोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, द नेचर ऑफ नॉलेज, हाउ डू वी गेट दैट नॉलेज। ठीक है, नॉलेज की स्टडीज एपिस्टोमोलॉजी। तो हर एक एपिस्टोमोलॉजिस्ट दो प्री रेक्विजिट्स पे बात करता है। एक, कि जो नॉलेज हमारे पास है हमारा उसमें बिलीफ होना ज़रूरी है और वो बिलीफ सच होना चाहिए। वी शुड हैव बिलीव इन दैट एंड दैट बिलीफ शुड बी ट्रू। तो इफ़ यू नो दैट पेरिस इज द कैपिटल फ्रांस, यू मस्ट बिलीव दैट दिस इज द केस एंड योर बिलीफ मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ये नॉलेज है कि पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल, तो हमारे सबसे पहले हमें बिलीव होना चाहिए, हमारा बिलीफ होना चाहिए उस चीज़ में, हमें भरोसा होना चाहिए कि हाँ पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। और हम जिस बात में बिलीव कर रहे हैं, जिस बात में यकीन कर रहे हैं, वो यकीन सच भी होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं यकीन कर रही हूँ कि एग्जाम्पल के लिए चाँद जो है वो काले रंग का, या चाँद लेट्स से कि चाँद जो है वो चीज़ का बना है, द मून इज़ मेड ऑफ चीज़। अगर मैं इस चीज़ में यकीन कर रही हूँ लेकिन ये यकीन गलत है, दिस बिलीफ इज़ नॉट ट्रू, तो दैट नॉलेज इज़ नॉट प्रॉपर नॉलेज। तो अब सबसे पहले हम ट्रूथ रिक्वायरमेंट को देखते हैं। हमने दो रिक्वायरमेंट्स देखी, बिलीफ एंड ट्रूथ। अब अगर हम ट्रूथ रिक्वायरमेंट को देखें, इन ऑर्डर टू असेस दिस क्लेम कंसिडर व्हाट वुड फॉलो इफ यू ड्रॉप दिस रिक्वायरमेंट। मान लीजिए कि अगर हम ट्रूथ रिक्वायरमेंट को छोड़ देंगे तो क्या होगा। इज इट पॉसिबल टू नो दैट वन कुड नो अ फॉल्स प्रोपोजिशन। ऑफ कोर्स, जैसे कि हमने बात की है, हमने लॉजिक में भी ये चीज़ पढ़ी है कि प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट जो कुछ असर्ट करता है। तो वो प्रोपोजिशन ट्रू भी हो सकता है, वो प्रोपोजिशन फॉल्स भी हो सकता है। मेरे पास जो एक प्रोपोजिशन है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि चांद जो है वो चीज़ का बना है, वो गलत भी हो सकता है। सो दिस इज़ नॉट नॉलेज। नॉलेज के लिए ट्रूथ कंपोनेंट होना ज़रूरी है। तो मैं भले ही बिलीव करती हूँ कि चांद जो है वो चीज़ का बना है, या अर्थ के पास 5 चांद है, मैं बिलीव कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन वो बिलीव का ट्रू होना भी ज़रूरी है। सो ऑफ कोर्स वी ऑफन थिंक दैट वी नो समथिंग एंड देन इट टर्न आउट दैट वी आर, तो हम कई बार सोचते हैं कि कुछ चीज़ हमें पता है लेकिन वो गलत निकल जाती है। बट फिर हम कहते हैं कि यार हमें तो सही बात पता ही नहीं थी, हम यही बोलेंगे। हमने कुछ कहा कि यू नो दिस इज़ समथिंग द केस, बाद में पता चला कि नहीं वो केस नहीं था, वो गलत है, तो बाद में बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था, मुझे उस चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं था। तो क्या हम एक फॉल्स प्रिपोजिशन को जेन्युइनली पता कर सकते हैं। कुड आई नो फॉर एग्जाम्पल दैट द मून इज मेड ऑफ चीज़ इवन दो इट मैनिफेस्टली इजंट। I take it that when we talk of someone having knowledge, we mean to exclude such a possibility. This is because to ascribe knowledge to someone is to credit that person with having got things right, and that means that we regard the person as knowing had better not be false but true. तो जब हम बोलते हैं कि किसी इंसान को कोई चीज़ पता है, किसी चीज़ की नॉलेज है, जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो हम लोग ये चीज़ मान कर चल रहे हैं कि वो नॉलेज जो है वो सही है, कि वो नॉलेज गलत नहीं है। नाउ अगर हम बिलीफ रिक्वायरमेंट देखें, कई बार ऐसा होता है कि हम बिलीफ और नॉलेज को कंट्रास्ट करते हैं आपस में। एज मैन वी से थिंग्स लाइक आई डोंट merely बिलीव दैट ही वॉज इनोसेंट, आई नो इट। हम कई बार बोलते हैं कि मैं सिर्फ इस बात में यकीन नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो इनोसेंट है, उसने कोई जुर्म नहीं किया था, उसको गलत सजा दी गई है। तो ये विच माइट ऑन द फेस ऑफ इट बी थॉट टू इम्प्लाई दैट नॉलेज डज नॉट रिक्वायर बिलीफ एट ऑल। तो इसमें कई बार हमें लगता है कि नॉलेज में बिलीव की ज़रूरत ही नहीं, हमारा यकीन करने ना करने से कोई चीज़ नहीं होगी। जो चीज़ सच है वो रहेगी, जो नॉलेज है वो रहेगी। If you think about these sorts of assertion in a little more detail, however, then it becomes clear that the contrast between belief and knowledge is being used here simply to emphasize the fact that one not only believes the proposition in question but also knows it. In this way, these assertions actually lend support to the claim that knowledge requires belief rather than undermining it. तो जब हम ऐसे assertions करते हैं कि मैं सिर्फ इस बात में यकीन नहीं रखता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि वो इंसान जो है वो इनोसेंट है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने कोई जुर्म नहीं, क्राइम नहीं किया है। तो जब हम ऐसी बातें बोलते हैं तो हम कहते हैं कि हम उस नॉलेज में बिलीव रखते हैं और तभी उस नॉलेज को हम सच मानते हैं। उसको उसमें ट्रूथ रिक्वायरमेंट के पहले हमारा बिलीफ होना ज़रूरी है कि वी बिलीव दैट इट इज़ ट्रू। As with the truth requirement, we will assess the plausibility of the belief requirement for knowledge by imagining for a moment that it doesn't hold, which would mean that one could have knowledge of a proposition which one did not even believe. Suppose, for example, that someone claimed to have known a quiz answer even though it was clear from that person's behavior at that time she didn't believe the proposition in question. Perhaps she put forward a different answer to the question or no answer at all. Clearly, we would not agree that this person did have knowledge in this case. Again, the reason for this relates to the fact that to say that someone has knowledge is to credit that person with a certain kind of success. But for it to be your success, then belief in the proposition in question is essential, since otherwise the success is not creditable to you at all. तो मान लीजिए
यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जा रहा है बिलीफ रिक्वायरमेंट को करने के लिए कि आपका बिलीफ उस नॉलेज में या उस प्रपोजिशन में होना सही है कि नहीं। आप एग्जांपल मान लीजिए कि किसी ने क्लेम किया कि उसको एक क्विज़ का आंसर था, पता था कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर उस पर्सन को पता था, और भले ही वो पर्सन बहुत क्लियर था उस समय पे पर्सन के बिहेवियर से कि वो उसमें बिलीव नहीं करती थी। ओके, कि वो उस क्वेश्चन में मतलब उस प्रोपोज़िशन में जो आंसर उसको मिला था उसमें बिलीव नहीं करती थी। हो सकता है कि उसने उस क्वेश्चन का गलत उस समय दूसरा आंसर दिया। देखिए, बात हम बेसिकली यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ की नॉलेज हमें क्रेडिट करवाना है, इसका मतलब कि वी बिलीव इन इट। हम अगर हमें किसी को कहना है कि येस दैट पर्सन नोज़ व्हाट इज़ द केस, उस पर्सन के पास सही नॉलेज है, तो हम उसको दो चीज़ के साथ क्रेडिट कर रहे हैं। पहला चीज़ कि वो जो नॉलेज गेन कर रहा है या उस नॉलेज पजेस कर रहा है, उस नॉलेज में उसका बिलीफ है। वो बिलीव कर रहा है कि जो उसे पता है वो सच है। देर आर टू डिफरेंट थिंग्स कि वो उसमें बिलीव कर रहा है और वो बिलीव सच भी है। वो खुद बिलीव कर रहा है कि वो सच है और वो बिलीव एक्चुअल में सच भी है। नॉलेज वर्सेस मेयर ट्रू बिलीफ। अब ट्रू बिलीफ में और नॉलेज में एक डिफरेंस होता है। आपका किसी चीज़ में सिर्फ ट्रू बिलीफ होना का मतलब नहीं है कि वो नॉलेज भी है। It is often noted that beliefs aims at the truth in the sense that when we believe a proposition, we believe it to be the case. When what we believe is true, then there is a match between what we think is the case and what is the case. We have got things right. If mere true belief suffices for getting things right, however, then one might wonder why epistemologists do not end their quest for an account of knowledge right there and simply hold that knowledge is nothing more than true belief, that is getting things right. अब अगर हम बात करें ट्रू बिलीफ की, बिलीफ यानी हम सोचते हैं कि कोई चीज़ है, ठीक है। ट्रू बिलीफ यानी कि वो चीज़ एक्चुअल में है भी सही, हम जैसा सोचते हैं, जैसी चीज़ है, जो केस है, वो केस एक्चुअल में है भी। तो एक चीज़ हो गई that we think what is the case and another चीज़ that it is the case। तो what is the case and it is the case, अगर it is the case मतलब हम जो सोच रहे हैं और जो एक्चुअल रियलिटी में है, अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब कि वी हैव गॉटन थिंग्स राइट, कि हमें जो पता है वो सच है, कि वो ही एक्चुअली में केस है। लेकिन एपिस्टेमोलॉजी यहाँ पर ही नहीं रुक जाते, वो नॉलेज के बारे में और आगे बोलते हैं, यानी कि नॉलेज ट्रू बिलीफ से डिफरेंट होता है। सिर्फ किसी चीज़ में बिलीव होना और वो बिलीव का ट्रू होना इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर इट टू बी कॉल्ड नॉलेज। देर इज़ इन फैक्ट अ वेरी गुड रीज़न वाई एपिस्टेमोलॉजिस्ट डू नॉट रेस्ट कंटेंट with mere true belief as an account of knowledge, and that is that one can gain true belief entirely by accident, in which case it would be of no credit to you at all that you got things right। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो ट्रू बिलीफ है वो सिर्फ बाय एक्सीडेंट पता चल जाता है। गलती से या कोइंसिडेंटली कुछ ऐसा केस हो जाता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन पता चली है वो सच भी निकल जाती है। तो वो नॉलेज से डिफरेंट होती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझ की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हैरी जो कहता है कि द हॉर्स लकी लैस विल विन द नेक्स्ट रेस प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट द नेम ऑफ द हॉर्स अपील्स टू हिम। मान लीजिए हैरी है, वो कह रहा है कि जो लकी नाम का घोड़ा है वो ही रेस जीतेगा। क्यों? क्योंकि हैरी को लग रहा है कि लकी जो है वो नाम अच्छा है और इसका मतलब वो रेस जीतेगा। अब ये जो है वो ये है कि हैरी उस चीज़ में बिलीफ रखता है कि लकी रेस जीतेगा। दिस इज़ अ बिलीफ, हैरी का बिलीफ है। और ये जो है सही तरीका नहीं है। ऑफ कोर्स सिर्फ नाम के बेसिस पे अगर वो बोल रहा है कि नाम लकी है इसलिए वो रेस जीतेगा, तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट और अप्रोप्रिएट केस किसी चीज़ के बारे में ट्रू होने का या बिलीफ रखने का। सपोज हाउएवर दैट हैरीज बिलीव्स टर्न्स आउट टू बी ट्रू। मान लीजिए कि हैरी जिस चीज़ में यकीन रखता था कि लकी रेस जीतेगा वो सच भी निकल जाता है, कि लकी रेस निकल जाता है। तो वो हैरी का बिलीव था कि लकी जीतेगा, उसका यकीन था कि लकी ही रेस जीतेगा और लकी जीत भी जाता है, तो वो बिलीव ट्रू निकल जाता है। ये एक ट्रू बिलीफ है। लेकिन ये ट्रू बिलीफ हम नॉलेज नहीं कहेंगे, ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक मैटर ऑफ लक था, मैटर ऑफ चांस था या कोइंसिडेंस था, या एक टाइम ऐसा हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी थी कि हैरी ने जिसका बिलीफ रखा वो बिलीफ सच भी निकल गया। तो हैरी का बिलीफ कि लकी रेस जीतेगा वॉज अ बिलीफ एंड इट वॉज अ ट्रू बिलीफ, लेकिन इट वॉज नॉट नॉलेज। वो ट्रू बिलीफ था लेकिन वो नॉलेज नहीं था। क्योंकि नॉलेज में हमें जिसके पास नॉलेज है हम उसको सक्सेस क्रेडिट करते हैं, उस एजेंट को सक्सेस क्रेडिटेबल होती है। यहाँ पे हम हैरी को नहीं बोल सकते, उसको सक्सेस नहीं दे सकते कि येस वॉट एवर यू न्यू वॉज राइट। क्यों? क्योंकि हैरी ने सिर्फ एक गेस करा था और वो गेस बाय चांस बाय लक सच निकल गया। थिंक फॉर अ मोमेंट अबाउट सक्सेसेस इन अदर realms such as archery.
Notice that if one genuinely is a skilled archer, then if one tries to hit the bullseye and the conditions are right, then one usually will hit the bullseye. That's just what it means to be a skilled archer. The word usually is important here, since when someone who isn't a skilled archer might, as it happens, hit the bullseye on a particular occasion, but she wouldn't usually hit the bullseye in these conditions. Perhaps, for example, she aims at an arrow and by luck it hits the center of the target. Does the mere fact that she is successful on this occasion mean that she is a skilled archer? यहाँ पर हम कैसे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं आर्चर का, कि एक तीरंदाज है जो तीर से निशाना लगाता है, और मान लीजिए एक है जो एक स्किल्ड आर्चर है। तो जब हम बात करें कि उसका निशाना यूजुअली सही लगता है, वो चीज़ डिफरेंट है। मान लीजिए किसी एक ने पहली बार बस हाथ में लिया और उसने सही जगह निशाना लगा दिया, सो दैट इज़ बाय चांस, बाय लक। मान लीजिए हवा के कारण वो एरो का डायरेक्शन बदल गया, कुछ ऐसी कंडीशन बाय चांस उस वक्त हुआ कि वो एरो ने निशाना लगा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने पहली बार उठा के निशाना लगा दिया वो एक स्किल्ड आर्चरर है। द रीज़न इज़ दैट शी वुड नॉट बी एबल टू रिपीट दिस सक्सेस। उसका रीज़न क्या है कि वो बार बार उसको नहीं कर पाएगी। बार बार ज़रूरी नहीं कि वही कंडीशंस बने कि वो हर बार निशाना लगा दे। दैट मीन्स इफ़ शी ट्राइड अगेन हर एरो वुड इन ऑल लाइकलीहुड सेल ऑफ इन टू दी हेवंस। तो यही बात हैरी की जा रही है कि एक बार हैरी ने बोला लकी रेस जीतेगा और वो जीत गया, लेकिन हर बार इस चीज़ का होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो हर बार जो बोलेगा वो ही जिस घोड़े का बोलेगा और वो घोड़ा रेस जीत जाएगा। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि सिर्फ उसे नाम पसंद आया, घोड़े का कलर पसंद आया, इन बेसिस पे। हैविंग नॉलेज का मतलब यही है। मान लीजिए कि अगर एक का बिलीफ इज एन एरो, वंस बिलीफ इज एन एरो विच इज एम्ड एट द सेंटर ऑफ द टारगेट ट्रूथ, hitting the bullseye and forming true belief suffices for getting things right, is all this means is that one was successful on that occasion. तो एक बार अगर हम मान लो कि जो तीर है वो बिलीफ है और जो निशाना है वो ट्रूथ है, एक बार अगर तीर निशाने से लग गया मतलब बिलीफ ट्रू हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो तीर जाके निशाने पे लगे, यानी हर बार हमारा बिलीफ ट्रू ही हो। नॉलेज होने का मतलब है कि बार बार हर बार अगर वो चीज़ हो रही है कि हम मेहनत करके हमारे बिलीफ को ट्रू कर रहे हैं, तो वन सक्सेस मस्ट genuinely be the result of one's efforts rather than merely being by chance. Only then it is that success creditable to one. And this means that forming one's belief in the way that one does ought usually in those circumstances to lead to a true belief. अब हैरी जो कि जिसका बिलीफ था कि लकी रेस जीतेगा, वो ट्रू बिलीफ निकला। उसका बिलीफ था, उसका यकीन था, उसने सोचा था कि लकी जीतेगा और वो लकी रेस जीत भी गया, तो वो एक ट्रू बिलीफ हो गया, लेकिन वो उसकी नॉलेज नहीं हुई। Usually, forming one's belief about whether a horse will win simply by considering whether the name of the horse appeal to you will lead you to form a false belief. Contrast Harry with someone who genuinely knows that Lucky Lass will win the race. Perhaps, for example, this person is a Mr. Big, a gangster who has fixed the race by drugging the other animals so that this horse, Lucky Lass, will win. He knows that the race will be won by Lucky Lass because the way he has formed his belief by basing it on these special grounds he has for thinking that Lucky Lass cannot lose would normally lead him to have true belief. It is not a matter of luck that Mr. Big hits the true target of truth. अब मान लीजिए कि एक मिस्टर बिग या कोई भी XYZ, मान लीजिए जेम्स है जिसने इस रेस को फिक्स करा है, ठीक है, और उसने बाकी सारे हॉर्सेस को ड्रग कराया, उनको कुछ खाने पाने में मिला के दे दिया है, जिस वजह से उन्हें पता है कि लकी ही रेस जीतेगा। तो अब जेम्स का बिलीफ भी है कि लकी रेस जीतेगा, अगर लकी रेस जीत जाता है तो वो बिलीफ ट्रू भी है, और ये ट्रू बिलीफ उसके जेम्स की नॉलेज भी होगी क्योंकि उसे पता था ऑन सर्टेन कंडीशंस कि हाँ लकी ही रेस जीतेगा। इट वॉज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस या मैटर ऑफ चांस या गेस वर्क नहीं था कि लकी रेस जीतेगा। द चैलेंज फॉर एपिस्टोमोलॉजिस्ट, तो अब चैलेंज यहाँ पे एपिस्टोमोलॉजिस्ट के रहते हैं कि वो क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो ट्रू बिलीफ को एक नॉलेज बना देता है। तो हम ये बात आगे भी डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स में कि जब बात की जा रही है कि हम उसको नेम दे रहे हैं एज एक्स, ठीक है, या एज समथिंग जो कि वी नेम अ कीवर्ड कि दैट एक्स इज समथिंग जो ट्रू बिलीफ को नॉलेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। पर्टिकुलरली एपिस्टोमोलॉजिस्ट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ट्रू बिलीफ में क्या एक वो चीज़ हम ऐड करें जिससे ट्रू बिलीफ जो है वो नॉलेज बन जाए, और जो उसके पास नॉलेज है हम उसको एक्चुअली उसका सक्सेस दे सके, सो वॉट एवर यू न्यू वॉज एक्चुअली करेक्ट एंड इट वॉज नॉट जस्ट अ गेस और अ लक, जिस वजह से आपको जो पता है वो सही था। अब क्लासिकल अकाउंट ऑफ नॉलेज, तो बट वॉट कुड दिस एडिशनल कंपोनेंट बी, ये एडिशनल कंपोनेंट क्या है जो ट्रू बिलीफ को नॉलेज में कन्वर्ट करता है। अब जो नेचुरल आंसर है इसका इज ऑफन अस्क्राइब टू द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो। ग्रीक फिलोसोफर जो प्लेटो थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक चीज़ के बारे में बताई थी जो ट्रू बिलीफ को नॉलेज में कन्वर्ट करती थी, वो एडिशनल कंपोनेंट के बारे में।
इज़ दैट व्हाट इज़ नीडेड इज़ अ जस्टिफिकेशन फॉर वंस बिलीफ। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग ट्रू बिलीफ को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए जो एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है वो एडिशनल कंपोनेंट है जस्टिफिकेशन। उसके बिलीफ का जस्टिफिकेशन कि वो एक इंसान अगर किसी चीज़ में बिलीफ रख रहा है तो वो बिलीफ वो किस चीज़ पर बेस कर रहा है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है। उसके जस्टिफिकेशन पे डिपेंड करेगा कि वो नॉलेज है या सिर्फ ट्रू बिलीफ है। अगर उसका जस्टिफिकेशन इज़ गुड, उसके गुड रीजंस की वजह से वो बेस करा है, दैट मीन्स इट इज़ अ जस्टिफाइड बिलीफ एंड वो नॉलेज इज़ नॉलेज। इसे कहा जाता है क्लासिकल अकाउंट ऑफ नॉलेज, जिसे कई बार ट्राईपार्टीट भी कहा जाता है, दैट इज़ थ्री पार्ट अकाउंट ऑफ नॉलेज। तो क्लासिकल अकाउंट ऑफ नॉलेज विच वॉज गिवन बाय प्लेटो जो कहता है कि ट्रू बिलीफ को नॉलेज में बनाने के लिए वी नीड एन एडिशनल कंपोनेंट एंड दैट एडिशनल कंपोनेंट इज जस्टिफिकेशन ऑफ वंस बिलीफ। अगर मान लीजिए कि केस वाकई से अगर हम हैरी और लकी का केस लें, हैरी को लगता था कि लकी जीतेगा, उसका बिलीफ जस्टिफाइड नहीं था। और जेम्स का बिलीफ कि लकी रेस जीतेगा जस्टिफाइड था, क्योंकि उसके पास रीज़न था वो बिलीव करने का। उसके पास क्या रीज़न था कि उसने बाकी घोड़ों को ड्रग्स दिए हैं, दवाइयाँ दी हैं कि बाकी घोड़े रेस ना जीत पाए। तो जेम्स का बिलीफ वॉज जस्टिफाइड वेर एज हैरी का बिलीफ वॉज नॉट जस्टिफाइड। ऑल्दो बोथ ऑफ दीज एजेंट्स बिलीव ट्रूली, दोनों को पता था कि लकी जीतेगा, दोनों का बिलीव था कि लकी जीतेगा, तो दोनों का बिलीव ट्रू था। लेकिन हैरी का बिलीव जो था वो उसका जस्टिफिकेशन वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, वॉज नॉट फॉर गुड रीजन्स। एंड जेम्स का या मिस्टर बिग का बिलीव जो था वॉज जस्टिफाइड। The claim that it is justification that marks the difference between knowledge and mere true beliefs accords with his assessment of our two agents' belief. Mr. Big, after all, has excellent reasons in support of his true belief, since he is aware that the other horses have been drugged, so don't have a hope of winning. Harry, in contrast, can't offer any good reasons in support of his belief. That he happens to like the name of a horse is hardly a good reason for thinking that the horse will win a race. Plausibly, then, the missing ingredient in our account of knowledge is justification, says that knowledge is justified true belief. तो हम knowledge की हमने definition according to classical account of knowledge और according to tripartites, classic knowledge is justified true belief. Knowledge is justified true belief. Indeed, until relatively recently, most epistemologists thought that this theory of knowledge was correct. तो recently तक बहुत लोगों का यही मानना था कि ये theory correct थी, लेकिन इस classical account में भी shortcomings हैं. The Gettier problem. The person who demonstrated that the classical account of knowledge is untenable was a philosopher named Edmund Gettier. अब Edmund Gettier जो है वो classical account of knowledge को एक तरीके से criticize करके उसकी shortcoming highlight करते हैं कि why this classical account of knowledge is not correct. बहुत ही short article में, एक short मतलब 2.5 pages only, which was a very short, अगर हम compare करें तो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जिन्हें कहा जाता था गेटियर केसेस। उन्होंने गेटियर केसेस के एक सेट ऑफ एग्जाम्पल्स दिए, काउंटर एग्जाम्पल्स। तो थ्रू एग्जाम्पल्स जिन्हें गेटियर केस कहा जाता है, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू एडमंड गेटियर ने समझाया कि वाई दैट क्लासिकल अकाउंट ऑफ नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट, दैट नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ इज़ नॉट सफिशिएंट. So what Gettier showed us that you could have a justified true belief and yet still lack a knowledge of what you believe, because your true belief is ultimately gained via luck in much the same way as Harry's belief was gained by luck. तो गेटियर बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पास ट्रू बिलीफ हो सकता है, वो ट्रू बिलीफ जस्टिफाइड भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ भी एक मैटर ऑफ लक हो सकता है, इसीलिए उसको हम नॉलेज नहीं कह सकते. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं. अब गेटियर जो एग्जाम्पल देते हैं हम उससे थोड़ा अलग लेंगे, बट इट इज़ बेस्ड ऑन दी सेम स्ट्रक्चर. गेटियर केसेस के स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड है, बट इट इज़ नॉट द सेम एग्जाम्पल. नाउ इमेजिन अ मैन, लेट्स कॉल हिम जॉन. एक मैन हम सोचते हैं जॉन, जो कि हर रोज़ एक ही समय पर अपने कमरे से नीचे सीढ़ी से उतर के आता है और देखता है कि उसके दादाजी की घड़ी पे हॉल में 8:20 लिखा है. तो जॉन जो है वो हर रोज़ सुबह 8:20 का रूम से निकल के नीचे आता है सीढ़ियों से, एंड वो देखता है कि घड़ी में 8:20 बज रहे हैं उसकी दादाजी की घड़ी में, मतलब इट्स अ वेरी ओल्ड वॉच. इस बेसिस पे जॉन इस चीज़ को बिलीव करता है कि 8:20 AM हो रहा है, एंड दिस बिलीफ इज़ ट्रू सिंस इट इज़ 8:20 AM. तो वो सही भी होता है, क्योंकि मतलब जॉन घड़ी को देखता है 8:20 हो रहे होते हैं, तो वो मान लेते हैं कि सुबह के 8:20 है, और वो बिलीफ ट्रू भी है. मोर ओवर जॉन्स बिलीफ इज़ जस्टिफाइड. तो जॉन का बिलीफ जो है वो जस्टिफाइड भी है, अच्छे गुड रीजन है उसके पास उस चीज़ को बिलीव करने के लिए, क्योंकि वो घड़ी की हेल्प ले रहा है. मान लीजिए जॉन यूजुअली कम्स डाउन इन द मॉर्निंग अबाउट दिस टाइम, सो ही नोज दैट द टाइम इज़ अबाउट राइट.
तो उसके पास रीजंस भी है कि जॉन हर रोज़ ही 8:20 पे आता है, तो उसके पास किसी भी दिन ये शक करना नहीं रहेगा कि हाँ, आज जो है वो टाइम गलत दिखा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो रोज़ ही इतनी बजे नीचे आता है, तो आज भी 8:20 दिखा रहा है तो 8:20 ही हो रहा है। मोरओवर दिस क्लॉक हैज़ बीन वेरी रिलायबल। तो ओवर द ईयर्स क्लॉक ने कभी टाइम बताने में गलती नहीं की है, तो उसके पास गुड रीजंस है ये मानने के लिए कि घड़ी जो समय बता रही है वो सही है और वो 8:20 ही हो रहा है। अब मान लीजिए कि एक दिन क्लॉक जो है वो 24 घंटे पहले ही रुक बंद हो गई चलना, कि वो 8:20 में नीचे आया, उसने टाइम देखा 8:20 और उसी मोमेंट उसके टाइम देखने के बाद ही घड़ी चलना बंद हो गई। अब जॉन का जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ क्या है? वो घड़ी को देख के। दूसरे दिन जब वो सुबह उतर के नीचे आता है, तो वो देखता है कि घड़ी में अभी भी 8:20 हो रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि वो 8:20 जो घड़ी दिखा रही है, वो एक्चुअली घड़ी बंद है। वो 24 घंटे पहले करेक्ट उसी समय पे घड़ी बंद हो गई थी। तो जॉन के पास अब नॉलेज नहीं है, उसके पास ट्रू बिलीफ है 8:20 हो रहे हैं, और उसका ट्रू बिलीफ जस्टिफाइड भी है। वो बिलीव जो है वो जस्टिफाइड भी है, वो इसीलिए जस्टिफाइड है क्योंकि वो रोज़ 8:20 पर ही नीचे आता है। लेकिन उसका ये जस्टिफाइड ट्रू बिलीव नॉलेज नहीं है, क्योंकि बाय चांस ऐसा हुआ है कि वो घड़ी 8:20 पर ही चलना बंद हो गई। इसीलिए उसका ये बिलीफ और उसका जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ के उस समय जब वो स्टेयर से उतर कर नीचे आ रहा है, वो बिलीफ सच भी वो बिलीफ है, वो यकीन करता है कि 8:20 हो रहे हैं। वही केस भी है कि 8:20 ही हो रहे थे, भले ही घड़ी बंद है, बट वो उतनी बजे नीचे उतर के आता है और उतने ही बज रहे थे। और उसका ये ट्रू बिलीव कि 8:20 हो रहे हैं, ये सच भी है, ये केस है कि 8:20 ही हो रहे हैं, और वो जस्टिफाइड भी है, क्योंकि जॉन जो है वो हर रोज़ उसी समय नीचे उतर कर आता है। लेकिन वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक चांस था, एक बाय लक बाय कोइंसिडेंस केस हुआ कि वो घड़ी 24 घंटे पहले उतनी ही बजे चलना बंद हो गई, 8:20 पर ही चलना बंद हो गई। सो इंट्यूटिवली, अगर if there were so, then John would lack knowledge even though he has met the conditions laid down by the classical account of knowledge. After all, that John has a true belief in this case is ultimately a matter of luck, just like Harry's belief that Lucky Lass would win the 420 at Kempton. If John had come downstairs a moment earlier or a moment later, or if the clock had stopped at a slightly different time, then he would have formed a false belief about the time by looking at his clock. Thus, we can conclude that knowledge is not simply justified true belief. तो हम ये conclude कर सकते हैं कि सिर्फ justified true belief का होना मतलब knowledge होना नहीं है. There is a general form to all Gettier cases. अब हम Gettier cases को समझते हैं कि एक general पूरा structure है Gettier cases का. क्या है? अगर एक बार हमें उसका जनरल स्ट्रक्चर पता चल जाए, तो हम उसी स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे गेटियर केसेस के एग्जाम्पल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं खुद से। सबसे पहले हमें एक यू कैन हैव अ जस्टिफाइड वी नीड टू नो दैट यू कैन हैव अ जस्टिफाइड फॉल्स बिलीव दिस सिंस दिस इज क्रूशियल टू गेट योर केसेस। सबसे पहली कंडीशन होना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि हम एक जस्टिफाइड फॉल्स बिलीफ रखें। जैसे कि हम यू फॉर्म्ड अ फॉल्स बिलीफ बाय लुकिंग एट अ क्लॉक दैट यू हैड नो रीजन फॉर थिंकिंग वॉजंट वर्किंग प्रॉपरली, बट विच वॉज इन फैक्ट एंड अनबिनोन्स टू यू नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो आपका बिलीफ था वो जस्टिफाइड था, क्योंकि जस्टिफाइड ये था क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो घड़ी अच्छे से ना चले, कि वो घड़ी आज चलना बंद हो गई है। तो पॉसिबिलिटी थी कि जॉन जो है वो जस्टिफाइड फॉल्स बिलीफ रख सके। हो सकता था कि घड़ी जो है वो 8:20 की जगह 8:25 पे चलना बंद हो जाए, तो उस केस में जॉन का बिलीफ तो फॉल्स हो जाता। तो जो है कि पहली कंडीशन होनी चाहिए कि एक जस्टिफाइड फॉल्स बिलीफ हम फॉर्म कर सके, वैसा कोई सिचुएशन होनी चाहिए। दिस बिलीफ वुड क्लियरली बी जस्टिफाइड इवन दो इट इज़ फॉल्स। तो वो बिलीफ जस्टिफाइड होगी क्योंकि जॉन कहेगा कि मैं रोज़ इतनी बजे, क्योंकि जॉन के पास क्या जस्टिफिकेशन है कि घड़ी कभी बंद नहीं होती, घड़ी हमेशा सही चलती है, तो वो जस्टिफिकेशन सही होगा। लेकिन ये मान लीजिए कि घड़ी 8:25 पे चलना बंद हो गई, तो जॉन क्या मानेगा? जॉन का मानना ही होगा कि अभी 8:25 चल रहे हैं। तो ये उसका बिलीफ है, ये बिलीफ जस्टिफाइड है, लेकिन ये बिलीफ फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जॉन का जस्टिफिकेशन क्या है कि घड़ी कभी रुकती नहीं है, वो घड़ी सही चलती है। तो उसका बिलीफ है और उसका बिलीफ जस्टिफाइड है, लेकिन वो बिलीफ फॉल्स है कि एक्चुअल में उस समय 8:20 ही बज रहे थे, लेकिन क्योंकि 8:25 पे घड़ी चलना बंद हो गई, तो जॉन ने एक गलत बिलीफ फॉर्म कर दिया और वो गलत बिलीफ जस्टिफाइड था। जस्टिफिकेशन ये था कि घड़ी कभी चलना बंद नहीं होती। तो विद दिस पॉइंट इन माइंड देयर आर 3 स्टेजेस टू कंस्ट्रक्टिंग योर ओन गेटियर केस। Now let's see what are the 3 stages to construct our own Gettier case.
First, you take an agent who forms her belief in a way that would usually lead her to have a false belief. In the example above, we took the case of someone looking at a stopped clock in order to find out the time. Clearly, using a stopped clock to find out the time would usually result in a false belief. तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है जो हमें गेटियर एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेना है वो ये है कि हमें एक ऐसा एजेंट चाहिए, एक ऐसा पर्सन है, कुछ भी एक ऐसे सिचुएशन चाहिए जहाँ पर जो इंसान अपना बिलीफ फॉर्म करे और वो बिलीफ जो है वो यूजुअली फॉल्स बिलीफ हो, यानी वो बिलीफ जो फॉर्म कर रहा है इंसान वो यूजुअली फॉल्स हो। जैसे यहाँ पे बंद घड़ी को देखकर टाइम बताना, सो इस केस में जो भी पर्सन उस घड़ी को देख के बिलीफ अपना बनाएगा वो बिलीफ ऑफ कोर्स फॉल्स होगा। सेकंड, हमें कुछ ऐसी डिटेल चाहिए ये बताने के लिए कि एजेंट का बिलीफ भले ही फॉल्स है लेकिन वो जस्टिफाइड है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या डिटेल ऐड कर रहे हैं जॉन के केस में कि वो हर रोज़ उतर के नीचे आता था और उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वो क्लॉक एक दिन चलना बंद कर जाएगी, क्योंकि वो रोज़ क्लॉक चल ही रही थी, क्लॉक बहुत रिलायबल थी, वो उसका जस्टिफिकेशन हो गया। और फाइनल थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए, यू मेक द केस सच दैट वाइल द वे इन विच द एजेंट फॉर्म्ड हर बिलीफ वुड नॉर्मली हैव रिजल्टेड इन अ जस्टिफाइड बिलीफ, इन दिस केस इट सो हैपन दैट बिलीफ इज ट्रू। तो अब हमें एक ऐसा केस चाहिए कि यूजुअली तो भले ही वो अगर उसको देखते हुए वो बिलीफ फॉर्म करता तो वो फॉल्स होता, लेकिन इस केस में वो बिलीफ जो है वो ट्रू निकल गया। जैसे यहाँ पे हमने क्या एक एडिशन लिया है कि जो क्लॉक है वो उसी टाइम पे रुकी, 8:20 पर ही रुकी। तो यहाँ पे अगर वो 8:25 पर रुकती या मान लीजिए 8:15 पर रुकती तो जॉन का बिलीफ जो था वो फॉल्स हो जाता, लेकिन वो बिलीफ था, जस्टिफाइड था और वो ट्रू भी निकल गया। वो बिलीफ फॉल्स हो सकता था लेकिन इस केस में वो बिलीफ ट्रू निकल गया क्योंकि वो घड़ी उसी समय पे रुकना बंद हुई। अब इस सब को अगर हम साथ में लेकर आए तो हमें गेटियर केस फ्रॉम स्क्रैच कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल ऑफ समवन फॉर्मिंग अ बिलीफ इन अ वे दैट वुड नॉर्मली रिजल्ट इन अ false belief, let's take someone who forms a belief that Madonna is across the street by looking at a life-sized cardboard cutout of Madonna, which is advertising her forthcoming tour and which is posted just across the street. Forming one's belief about whether someone is across the street by looking at a life-size cutout of that person would not normally result in a true belief. अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जो एक फॉल्स बिलीफ में लीड करेगा। तो एक कोई इंसान है जो उस पार सड़क के उस पार देख रहा है कि मैडोना या कोई भी एक पर्सन, एक सिंगर का एक लाइफ साइज कटआउट है, यानी कि वो इतनी बड़ी उसका कटआउट है, इतना बड़ा उसका प्रिंट है कि वो बिल्कुल लाइफ साइज़ है और दूर से देखने पे लगे कि वो बिल्कुल रियल है। तो सबसे पहले हमने एक ऐसे एजेंट ले लिया जो यूजुअली फॉल्स बिलीफ फॉर्म करेगा। फॉर्मिंग one's belief about whether someone is next, we add some detail to ensure that the belief is justified. In this case, we can just stipulate that the cutout is very authentic looking and that there is nothing about it which would obviously give away the fact that it is a cardboard cutout. It does not depict Madonna in an outrageous costume that she wouldn't plausibly wear on a normal street, for example. The agent's belief is thus justified. अब second detail, पहला हमने एक एजेंट ले लिया जो अपने बिलीफ को फॉल्स बिलीफ फॉर्म करेगा, यूजुअली वो बिलीफ फॉल्स होगा। सेकंड, हमने उसमें डिटेल डाल दी ताकि हम ये कह सकें कि जो उसका बिलीफ है वो जस्टिफाइड हो। हमने यहाँ पर क्या जस्टिफिकेशन डाला है कि जो उसका कटआउट है उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो नॉर्मली वो पहन सकती है स्ट्रीट में, वो बहुत ही ऑथेंटिक लुकिंग है, उसका साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट लाइफ साइज़ है और कोई रीज़न नहीं है कि उसको डाउट करें, मतलब वो बहुत ही रियल लाइफ लुकिंग है और सारे कंडीशंस भी रियल लाइफ से मैच कर रहे हैं, उसके कपड़े, उसका पोज, पॉस्चर वगैरह वट। द एजेंट्स बिलीफ इज जस्टिफाइड। अब उसका बिलीफ जस्टिफाइड है कि यार उसने कपड़े भी वैसे पहने जो वो नॉर्मली पहनती, वो खड़ी भी एकदम नॉर्मली है, उसका कटआउट भी लाइफ साइज्ड है, वो दिख भी बिल्कुल ऑथेंटिक रही है, उसके फीचर्स मतलब वो एकदम ऐसा लग रहा है कि रियल है। अब हमें एक सिनेरियो ऐसा बनाना है कि बिलीफ ट्रू है। इस केस में ऑल वी नीड टू स्टिपुलेट इज दैट इट हैपन्स मेडोना इज अक्रॉस द स्ट्रीट डूइंग सम विंडो शॉपिंग आउट ऑफ व्यू ऑफ आर एजेंट। वॉइला वी हैव कंस्ट्रक्टेड आर वेन्यू एंड गेट योर केस। तो अब यहाँ पे थर्ड चीज़ क्या है कि हमें कोई ऐसी सिचुएशन डालना है कि वो बिलीफ कोइंसिडेंटली ट्रू भी निकल जाए। हमने यहाँ पर क्या सिचुएशन डाल दी कि मेडोना एक्चुअली में भी अक्रॉस द स्ट्रीट विंडो शॉपिंग कर रही है, एक स्टोर में कांच के थ्रू दिख रही है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक एजेंट ले लिया जो एक ऐसी सिचुएशन में जिसका बिलीफ फॉल्स हो सके। सेकंड, हमने उसमें कुछ डिटेल डाल दी ताकि वो जस्टिफाई हो सके बिलीफ। और थर्ड, हमने एक ऐसी सिचुएशन डाल दी कि जिसमें वो बिलीफ एक्चुअली में इस केस में ट्रू हो जाए। तो हमने हमारा गेटियर प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हम गेटियर प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। यानी गेटियर प्रॉब्लम ने कहा है कि सिर्फ जस्टिफिकेशन ऐड करने से नॉलेज नहीं बन जाती है। दैट वाज व्हाट गेटियर सेड।
कोई ईजी तरीका नहीं है गेटियर के केसेस को रिस्पॉन्ड करने का, क्योंकि गेटियर का जो आर्टिकल था in 1963, a plethora of different theories of knowledge has been developed in order to offer an account of knowledge that is Gettier proof. Initially, it was thought that all one needed to do to deal with these cases was simply tweak the classical account of knowledge. For instance, one proposal was that in order to have knowledge, one's true belief must be justified and also in not any way based on false presuppositions, such as in the case of John just described, the false presupposition that the clock is working and not stop. तो अब एक तरीका जो गेटियर प्रॉब्लम को आंसर करने का निकाला गया कि क्लासिकल अकाउंट को ही थोड़ा सा चेंज करके उसी को प्रेजेंट करें कि हमें अगर नॉलेज चाहिए तो बिलीफ होना चाहिए, बिलीफ ट्रू होना चाहिए, और वो ट्रू बिलीफ जो है वो हमारा जस्टिफाइड होना चाहिए कि वाई डू वी बिलीव इन दैट थिंग, एंड वो कोई फॉल्स प्री सपोजिशंस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी सिचुएशंस पे जो फॉल्स है। जैसे कि जॉन का एक फॉल्स प्री सपोजिशन था, मतलब उसने एक गलत फहमी पाल रखी थी कि क्लॉक जो है वो चल रही है, बंद नहीं हुई है। There is pretty devastating problem with this sort of proposal, however, which is that it is difficult to spell out this idea of a presupposition such that it is strong enough to deal with Gettier cases and yet not so strong that it prevents us from having most of the knowledge that we think we have. For example, suppose that John has a sister across town. Let's call her Sally, who is in fact at this moment finding out what the time is by looking at a working clock. Intuitively, Sally does gain knowledge of what the time is by looking at the time on the clock. Notice, however, that Sally may believe all sorts of other related propositions, some of which may be false. For example, she may believe that the clock is regularly maintained, when in fact no one is taking care of it. Is this belief a presupposition of our belief in what the time is? If it is, that is, if we understand the notion of a presupposition library, then this false presupposition will prevent her from having knowledge of the time, even though we could normally think that looking at a reliable working clock is a great way of coming to know what the time is. अब मान लीजिए इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, अगर हम प्री सपोजिशन भी मान लें कि अगर फॉल्स प्री सपोजिशन पे बेस्ड नहीं है। मान लीजिए कि जॉन की सिस्टर है सैली, जो कि एक चलती हुई घड़ी पे टाइम देख रही है। अब सैली को लगता है वो टाइम ठीक है, घड़ी पे अच्छे वर्क कर रही है। सैली को लगता है कि घड़ी वर्क कर रही है, लेकिन घड़ी को कोई रेगुलरली मेंटेन कर रहा है, रेगुलरली कोई उसकी बैटरीज चेंज कर रहा है, उसका टाइम सेट कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अब यहाँ पे आता है कि सैली का ये जो प्री सपोजिशन है ये तो फॉल्स है कि एक्चुअली में तो रियली में घड़ी में कोई घड़ी को कोई टाइम टू टाइम सेट नहीं कर रहा है, टाइम टू टाइम उसको मेंटेन नहीं कर रहा है कि उसकी बैटरी चेंज कर रहा है या फिर देख रहा है कि वॉट एवर टाइम इज बीइंग शोन इन द वॉच इट इज़ इन द क्लॉक इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पर इट इज़ दैट फिर वो वापस से वही बात आ जाती है कि वॉट एवर सैली नोज इज़ नॉट एक्चुअल नॉलेज, बल्कि वो घड़ी चल भी रही है, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, बट देन अगेन देयर इज़ एन false presupposition that nobody is maintaining the clock regularly. Alternatively, suppose we understand the notion of a presupposition in a more restrictive way, such that this belief isn't a presupposition of Sally's belief in the time. The problem now is to explain why John's belief is that he's looking at a working clock counts as a presupposition of his belief in the time, and so prevents him from counting his knowing what the time is. If Sally's false belief that the clock is regularly maintained is not treated as a presupposition, why don't they both lack knowledge of what the time is? अब हम अगर प्री सपोजिशन हमने इसके पहले वाले केस में, जो सैली वाले केस में हमने प्री सपोजिशन लिया, वो बहुत ही ब्रॉडर सेंस में प्री सपोजिशन था कि हम उसकी क्लॉक की मेंटेनेंस पे चले गए। तो क्लॉक का मेंटेनेंस का हमारा लिंक व्हाट इज़ द टाइम के साथ बहुत डायरेक्ट लिंक नहीं, इट इज़ एन इनडायरेक्ट लिंक। तो लेट्स टेक द पॉइंट ऑफ फॉल्स प्री सपोजिशन इन अ मोर स्ट्रिक्टर सेंस, कि बहुत और ज़्यादा मतलब नैरो सेंस में हम उसको ले रहे हैं कि उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन हो। अब प्रॉब्लम ये है कि जॉन का जो प्री सपोजिशन है, क्लॉक चल रही है, वो प्री सपोजिशन एक्चुअली में टाइम क्या है उससे एक डायरेक्ट लिंक लगता है कि वो प्री सपोजिशन टाइम को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि उसके बिलीफ को इफ़ेक्ट करता है कि व्हाट द टाइम इज़। अब सैली का फॉल्स बिलीफ कि क्लॉक जो है वो रेगुलरली मेंटेन हो रही है, उसको हम एक प्री सपोजिशन जैसे ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। अगर उसको हम प्री सपोजिशन जैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सो वाई डू वी से कि सैली ऑल्सो डजंट नो द ऑल्सो लैक्स द नॉलेज ऑफ व्हाट द टाइम इज़। अगर हम सैली के फॉल्स बिलीफ को प्री सपोजिशन, यानी कि वो बिलीफ की रेगुलरली मेंटेन हो रही है, उसको अगर हम प्री सपोजिशन जैसे काउंट नहीं कर रहे हैं, प्री सपोजिशन फॉर वॉट, फॉर टेलिंग दैट व्हाट द टाइम इज़। If this problem weren't bad enough, there is also second objection to this line of response to the Gettier cases, which is that it is not clear that the agent in a Gettier case need presuppose anything at all. अब एक प्रॉब्लम तो ये हो गई हमारे फॉल्स प्रीसपोजिशन की, हम उसको ब्रॉडर सेंस में यूज़ करते हैं या स्ट्रिक्टर सेंस में यूज़ करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आ गई कि हमें फॉल्स प्रीसपोजिशन की ज़रूरत ही क्या है।
इन टुगेदर एजेंट को कोई भी फॉल्स प्रीसपोजिशन होने की ज़रूरत ही क्या है। एक दूसरा गेटियर केस हम देखते हैं। ड्यू टू रॉड्रिक Kisson. In this example, we have a farmer, let's call her Gail, who forms a belief that there is a sheep in the field by looking at a shaggy dog, which happens to look just like a sheep. अब मान लीजिए कि ये गेटियर केस है जिसमें एक फार्मर है गेल, जो कि कुछ उसको देखती है, एक मान लीजिए एक डॉग को देखती है, और वो डॉग बहुत ही शैबी सा है, वाइट कलर का शैबी सा डॉग है। तो इस डॉग को देख के गेल को लगता है कि वो एक्चुअल में शीप है, बकरी है। As it turns out, however, there is a sheep in the field behind the dog and hence Callie's belief is true. अब हमने पहला केस ले लिया कि एक ऐसी सिचुएशन कि उसका बिलीफ फॉल्स हो सकता है। सेकेंड, हमने ले लिया कि उसका बिलीफ ट्रू है। थर्ड स्टेज पे हम पहुंच गए कि उसका बिलीफ ट्रू है कि एक्चुअली में एक जो शीप खड़ी है डॉग के पीछे। और हमारा सेकंड हमने जस्टिफाई भी करता है कि डॉग जो है वो बहुत ही शैबी सा है, वो दिख रहा है, वो वाइट कलर का भी है, शैबी सा है, इसलिए वो शीप जैसे दिख रहा है। मोर ओवर आर बिलीफ इज ऑल्सो जस्टिफाइड बिकॉज शी हैज़ ग्रेट एविडेंस फॉर थिंकिंग दैट देर इज अ शीप इन द फील्ड। शी कैन सी वॉट लुक्स टू बी अ शीप इन द फील्ड फॉर एग्जाम्पल। तो हमने तीनों चीज़ें ले ली कि एक तरीका जिससे यूजुअली फॉल्स बिलीफ फॉर्म होगा, फिर उसका जस्टिफिकेशन कि यार उसकी शैबी है, वो दिख रही है शीप जैसी डॉग जो है, एंड थर्ड उसका बिलीफ एक्चुअल में ट्रू है कि डॉग के पीछे सच में भी शीप है। Given the immediacy of Gale's belief in this case, however, it is hard to see that it really presupposes any further beliefs at all. At least, unless we are to understand the notion of a presupposition very liberally. यहाँ पे कोई presupposition की ज़रूरत ही नहीं है गेल को. What is the need कि वो पहले से कुछ presuppose करे, पहले से कोई चीज़ में belief रखे. And notice that if we do understand the notion of a presupposition so liberally that Gale counts as illicitly making a proposition, the problem then re-emerges of how to account for apparently genuine cases of knowledge such as that intuitively possessed by Sally. तो अगर हम presupposition का केस मान भी लेते हैं तो फिर उस intuitive knowledge को हम कैसे अकाउंट करेंगे, जो कि सैली के केस में है कि सैली के केस में तो उसका इंट्यूटिव नॉलेज है कि वो घड़ी की तरफ देख रही है, टाइम बता रही है, और वो टाइम सच भी है क्योंकि वो घड़ी वर्क कर रही है। The dilemma for proponents of this sort of response to the Gettier cases is thus to explain how we should understand the notion of a presupposition broadly enough to be able to apply it to Gettier cases, while at the same time understanding it narrowly enough so that it doesn't apply to other non-Gettier cases in which intuitively we would regard the agent concerned as having knowledge. तो प्रीसपोजिशन का जो हम प्रॉब्लम ला रहे हैं गेटियर केस में, उसको हमें उसके साथ हमें प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हम उसको कैसे अप्लाई करें गेटियर केसेस पे और कैसे उसको नॉन गेटियर केसेस पे ना अप्लाई करें, क्योंकि ऐसे केसेस में जहाँ पे एजेंट को एक्चुअल में नॉलेज है, उन केसेस में भी हम प्री सपोजिशन की प्रॉब्लम को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वो कैसे करें कि वो उस केसेस में प्री सपोजिशन को हम अप्लाई ना करें जेन्युइन केसेस में जब एक्चुअली एजेंट के पास नॉलेज है। तो इन शॉर्ट वी वांट अ रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम विच एक्सप्लेन्स वाई जॉन लैक्स नॉलेज दैट इट डजंट देयर बाय डिप्राइव सैली ऑफ नॉलेज। तो हमें कैसा एक्सप्लेनेशन चाहिए जो दोनों चीज़ों को बता सके कि क्यों जॉन के पास एक्चुअल नॉलेज नहीं है और क्यों सैली के पास नॉलेज है। हमें एक ऐसा एडिशन एलिमेंट चाहिए। Once it was recognized that there was no easy answer to the problem posed to the classical account of knowledge by the Gettier cases, the race was on to find a radically new way of analyzing knowledge, which was Gettier proof. One feature that all such accounts share is that they understand the conditions for knowledge such that they demand more in the way of cooperation from the world than simply than the belief in question is true. अब गेटियर क्लेस ने क्लासिकल अकाउंट को तो बिल्कुल नल वो कर दिया कि इट कैन नॉट बी प्रूवन बिकॉज देयर इज़ अ शॉर्ट कमिंग इन दिस। तो अब हमें एक ऐसी वो चाहिए थी, एक ऐसी थ्योरी ऑफ नॉलेज चाहिए विच इज़ गेटियर प्रूफ, कि जो कि गेटियर केसेस भी उसमें कोई शॉर्ट कमिंग ना निकाल पाए, एंड दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर व्हेन वी से हाउ डू वी गेन नॉलेज। तो अब यहाँ पे बात निकल के आई दैट देर इज़ समथिंग अदर, देर इज़, अब हम एक एक्सटर्नल, पहले हम नॉलेज को एक पर्सनल मतलब ऑन वन सिंगल एजेंट पे हम रिलाई कर रहे थे फॉर नॉलेज। अब हमने नॉलेज के डोमेन को इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल में भी के स्कोप में भी एक्सपैंड कर दिया है कि द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो, देर इज़ अ कोऑपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑल्सो, जिससे हम बिलीफ को ट्रू कर रहे हैं। That is, on the classical account of knowledge, there is one condition which relates to the world, the truth condition, and two conditions that relate to us as agents, the belief and justification conditions. अब classical account of knowledge में क्या था? तीन conditions दी थी, belief, truth मतलब true belief and knowledge। तो इसमें belief जो हमारा था और हमारा जो नॉलेज था वो हम पर डिपेंड करा था, लेकिन उस बिलीफ का ट्रू होना जो था वो वर्ल्ड पर डिपेंड करा था कि वो एक्चुअली में वो बिलीफ ट्रू है या नहीं है।
These last two conditions, at least as they were usually understood in any case, don't demand anything from the world in the sense that they could obtain regardless of how the world is. तो लास्ट की दो कंडीशन यानी कि हम अगर हमारी बिलीफ देखें तो हमारी बिलीफ का एज सच वर्ल्ड से कोई लेना देना, हम कोई भी बिलीफ फॉर्म कर सकते हैं. इफ़ आई वर द विक्टिम ऑफ अ हेल्यूसिनेशन फॉर एग्जाम्पल, then I might have a whole range of wholly deceptive experiences that nonetheless lead me to believe something and moreover to justifiably believe it. तो मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है जिसको हल्यूसिनेशन हो रहा है, ठीक है, होता है ना कि हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं, सिचुएशंस को. अब उसका हल्यूसिनेशन होना, उसका हल्यूसिनेट होना वर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है. वो अपने हल्यूसिनेशन में सोच रहा है कि घास पिंक कलर की है, और मान लीजिए कि घर पर वट एवर दैट पर्सन इज थिंकिंग, स्काई इज़ ऑफ कलर येलो एंड वट एवर, उसको वो हल्यूसिनेट कर रहा है. तो उस हल्यूसिनेशन का, और अगर उससे वो एक बिलीफ फॉर्म कर रहा है दैट ही इज़ बिलीविंग दैट द ग्रास इज़ एक्चुअली पिंक, ठीक है, मान लीजिए कि उसका उससे वो हल्यूसिनेशन की हेल्प से बिलीफ फॉर्म करे कि ग्रास इज़ पिंक. तो इसका वर्ल्ड का कोई लेना देना नहीं है इसमें, बिकॉज वर्ल्ड हैज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड हिज थिंकिंग और बिलीफ इन एनी वे. उसका बिलीफ इज़ प्योरली बेस्ड ऑन हिमसेल्फ. For example, if I seem to see that there is a glass in front of me, then this is surely a good and thus justifying reason for believing that there is a glass in front of me, even if the appearance of the glass is an illusion. The moral of the Gettier cases is, however, that you need to demand more from the world than simply that one's justified belief is true if you are to have knowledge. तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि गेटियर क्लेस का एक ऐसा, मतलब टू आंसर टू द गेटियर क्लेस ये चीज़ बात निकल के आती है कि आपको वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी और वर्ल्ड को कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सो दैट यू हैव अ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. जस्ट द ट्रूथ ऑफ दैट बिलीफ इज़ नॉट इनफ, कि सिर्फ वर्ल्ड जो है वो उस बिलीफ का ट्रूथ प्रोवाइड कर दे कि येस वट एवर बिलीव दैट वी हैव इज़ ट्रू. उससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए अगर हमें गेटियर क्लेसेस, मतलब गेटियर प्रूफ नॉलेज की थ्योरी को डिवाइस करना है. इन द स्टॉप क्लॉक गेटियर क्लेस फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम केम अबाउट बिकॉज ऑल्दो जॉन हैड एक्सलेंट ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग वॉट ही डिड, इट नेवरदलेस रिमेन द केस दैट ही डिड नॉट नो वॉट ही बिलीव्ड बिकॉज ऑफ सम ऑडिटी इन द वर्ल्ड. In this case, that the normally reliable clock had not only stopped but had stopped in such a way that John still formed a true belief. If it thus appears that we need an account of knowledge which imposes a further requirement on the world, तो यहाँ पे जॉन का जो बिलीफ था वो स्टॉप क्लॉक पे था. तो हाँ, यानी कि हमें वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा चाहिए कि सिर्फ वो फॉर एग्जाम्पल द एजेंट इज इन फैक्ट फॉर्मिंग बिलीफ इन द राइट काइंड ऑफ वे बट स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली व्हाट दिस रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व्स इन फार फ्रॉम ईजी. सो यही चीज़ कि हमें वो वर्ड से क्या और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है हमारे ट्रू बिलीफ को नॉलेज फॉर्म करने के लिए, दैट इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट एंड अ लॉन्ग डिबेट एंड कॉन्वर्जेशन अबाउट.